अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम हुसैन साजिद और आज हम डिस्कस करेंगे IT 304 डेटाबेस सिस्टम जिसका 2021 का पास पेपर। ये आपको पता है कि अभी तक 2021 तक का जो पैटर्न है वो 60 मार्क्स का है। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है, तो इसके अंदर हम जस्ट सब्जेक्टिव पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जबकि 2022 से जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं इसके अंदर आपका जो सब्जेक्टिव है वो 60 मार्क्स का हो गया और ऑब्जेक्टिव इसके अंदर से निकल गया है। पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें 5 क्वेश्चन है आपके 4-4 मार्क्स के। इसको आपने डिफाइन करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। बैकअप एंड रिकवरी है। देन आपने एसिड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, कैंडिडेट की क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है और रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, इस पे आपने बात करनी है। फिर हमें एक ER डायग्राम हमने बनानी है 7 मार्क्स की। इसका एक स्टेटमेंट गिवन है, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको हम आगे सोल्यूशन के अंदर देखते हैं। फिर हमें एक टेबल गिवन है ये, जो कि जस्ट कॉलम नेम्स यानी एट्रीब्यूट्स मेंशन है, इसकी वैल्यूज नहीं गिवन इस टेबल की, तो इसको हमने नॉर्मलाइज करना है। और नॉर्मली हम कहाँ तक लेके जाते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि जी आपने एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स लिखनी है, ये 5। तो ये हमारे पास जो है 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद सर्च कीजिए। इसका यूज़र नेम है हुसैन साजिद ऑफिशियल। सेम यूज़र नेम मेरा फेसबुक पेज पर भी है। आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप फेसबुक पेज पे मेरे से पूछ सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फेसबुक पे मेरे से इन टच रह सकते हैं। पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ आप अगर इंस्टाग्राम यूजर हैं, सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर भी है, और इसको भी सर्च कीजिए और इसको फॉलो कीजिए। यहाँ पर आपको आईटी रिलेटेड काफी कुछ सीखने को मिलता है। ये चूंकि हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखे मैंने एक CRUD ऑपरेशंस के ऊपर पोस्ट भी की हुई है रिसेंट, जो है वो डेटाबेस से रिलेटेड है। इसके अलावा भी मल्टीपल जो है इसके ऊपर मेरे जो डेटाबेसेस प्रोग्रामिंग और डिफरेंट पोस्ट आपको नजर आती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमने इसको सॉल्व करना है, तो शॉर्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट लेते हैं। तो बैकअप एंड रिकवरी पहला क्वेश्चन है। बैकअप क्या होता है कि आप कोई भी चीज होती है तो आप उसकी एक कॉपी बना के रख लेते हैं, ताकि आप उसको जब अगर जस्ट इन केस ओरिजिनल चीज लॉस्ट हो जाती है तो आपके पास सेफ्टी के लिए उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट वर्जन उसका जो है बेसिक लेवल का वो पड़ा हो, उसको हम बैकअप कहते हैं। बैकअप इज एन एडिशनल कॉपी ऑफ डेटा दैट कैन बी यूज टू रिस्टोर और रिकवर डेटा। यानी एक डेटा की एडिशनल कॉपी होती है जिसको कि आप जब बवक्त ज़रूरत आप उसको रिकवर करने के लिए डेटा को या डेटा को रिस्टोर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। बैकअप जो है ये कॉपी कब हम यूज करते हैं कि जब प्राइमरी कॉपी जो है वो लॉस्ट हो गया है या करप्ट हो गई है, तो फिर आप जो बैकअप कॉपी होती है उसको आप यूज करते हैं। दिस कॉपी कैन बी क्रिएटेड एज अ सिंपल प्राइमरी कॉपी और मिरर्ड कॉपी। तो ये जो बैकअप कॉपी होती है ये आप ओरिजिनल फाइल की बिल्कुल बेसिक या मिरर्ड कॉपी होती है, तो आप इसको बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है रिकवरी। क्या आती है डेटा रिकवरी? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जब हमारे पास डेटा लॉस्ट हो जाता है या करप्ट हो जाता है तो हम बैकअप फाइल को रिस्टोर करते हैं। ठीक है, वो डेटा जो लॉस्ट हो गया है, तो एक्सीडेंटली हुआ है या करप्ट हो गया, किसी भी वजह से वो डेटा आपका लॉस्ट हो गया है, तो उसको आपने रिस्टोर करने का जो प्रोसेस होगा उसको आप डेटा रिकवरी कहते हैं। डेटा रिकवरी जो है वो रिस्टोरेशन ऑफ डेटा टू अ डेस्कटॉप, लैपटॉप, सेवरल एक्सटर्नल स्टोरेज सिस्टम फ्रॉम अ बैकअप, इसको हम कहते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, डेटा रिकवरी के अंदर आप एक बैकअप फाइल जो होती है उससे आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर, आप अपना सर्वर, लैपटॉप या कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है या यूएसबी होती है, उसके ऊपर आप इसको कॉपी करते हैं। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर एसिड प्रॉपर्टीज? सो एसिड प्रॉपर्टीज हमारे पास 4 होती है। एटॉमिसिटी है, कंसिस्टेंसी है, आइसोलेशन है और ड्यूरेबिलिटी है। तो एटॉमिसिटी का मतलब है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं वो या तो मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली सक्सेसफुल होनी चाहिए या कम्प्लीटली फेल होनी चाहिए। ये नहीं है कि थोड़ा काम हो गया थोड़ा रह गया, तो ऐसा आप इसके अंदर नहीं कर सकते। सो अ ट्रांजैक्शन मस्ट बी अटोमिक यूनिट ऑफ वर्क। अ ट्रांजैक्शन मस्ट कंप्लीटली सक्सीड और कंप्लीटली फेल। यानी जो है वो उसको अटोमिक होना चाहिए, सिंगल यूनिट ऑफ वर्क होना चाहिए, और या तो वो कंप्लीटली सक्सेसफुल हो या कंप्लीटली उसको फेल होना चाहिए। अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन में फेल होती है तो पूरी की पूरी जो इंटायर ट्रांजैक्शन है उसको कंप्लीटली तौर पे फेल हो जाना चाहिए। फिर कंसिस्टेंसी आती है जी। सो ट्रांजैक्शन मस्ट लीव द डेटा इन अ कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर कंप्लीशन। यानी जब आपकी वो जो ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई तो उसके बाद डेटा को उसको कंसिस्टेंट स्टेट में लीव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल
कंसिस्टेंसी मीन्स कि एक सीक्वेंस के अंदर चलना चाहिए, एक चीज हुई है तो दूसरी हो। अगर आप एक चीज सही तरीके से नहीं कर रहे तो उसके रिजल्ट्स भी सही तरह से नहीं आने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बैंक का डेटाबेस है, उसमें जो मनी है उसको आप डिलीट या इंसर्ट नहीं कर सकते प्रॉपर डिपॉजिट या विदड्रॉ के। यानी आप ऐसे मुंह उठा के बैंक में आपने प्रॉपर वे में अगर आप डिपॉजिट नहीं करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि जी आपके जो बैंक के अंदर जो है वो पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है, या आप बैंक से प्रॉपर चैनल के थ्रू पैसे निकालने नहीं जाएंगे तो आपके पास कैश नहीं आएगा। सो कंसिस्टेंसी जरूरी है। नेक्स्ट आता है आइसोलेशन। सो आपको पता डिफरेंट प्रोसेस हम एक साथ में कर रहे होते हैं, तो आइसोलेशन कहता है कि जी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, यानी एक हो रही हो तो उससे दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दो सेम तरह की अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं तो वो एक वक्त में हो सकती हैं। ऑल ट्रांजैक्शन दैट मॉडिफाई द डेटा आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे डू नॉट अपडेट द सेम डेटा एट द सेम टाइम। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम टाइम पे दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं तो वो सेम डेटा को ही चेंज कर रही हैं। So a modifying transaction can be accessed data only before or after another transaction is completed। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही वक्त में आप एक अकाउंट के दो एटीएम पे अलग अलग से पैसे कैश करवा रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। आप एक वक्त में एक ही एटीएम के ऊपर से पैसे निकलवा सकते हैं। आइसोलेटेड होती है चीज, हर चीज दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है कि इसका मतलब है कि जो मॉडिफिकेशन आप एक ट्रांजैक्शन से करते हैं, चेंजिंग्स आती हैं ट्रांजैक्शन से, वो परमानेंट और परसिस्टेंट होने चाहिए। यानी आपने कैश विड्रॉ किया है तो वो हर जगह से कैश विड्रॉ हो जाना चाहिए, जहाँ जहाँ भी चीज़ें अपडेटेड हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। सो जस्ट बिकॉज के सिस्टम बंद हो गया हो या क्रैश हो गया हो या रीस्टार्ट होता है तो वो जितना डेटा मिसिंग होता है वो रीस्टार्ट के बाद उसको कंप्लीट होना चाहिए, ताकि हर जगह भी चीज़ें अपडेटेड रहें। कैंडिडेट की क्या होती है, एक कैंडिडेट की एक सुपर की होती है जिसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होता। इसके अंदर मिनिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट हम कॉलम नेम्स को कहते हैं। अ सुपर की लाइक रजिस्ट्रेशन और नेम, ये दो अलग अलग कॉलम्स हैं तो हम उनको मिला के एक सुपर की बनाते हैं। तो इसके अंदर देखा जाए तो ये दो फील्ड्स हैं, यानी एक एक्स्ट्रा फील्ड है नेम की। सो हम रजिस्ट्रेशन के नंबर की बेस पर भी हम टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी सुपर की है जिसके अंदर उसने एक और फील्ड को साथ मिला दिया ताकि आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको रो को। लेकिन इसके अंदर चूंकि मिनिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट नहीं है, सो रजिस्ट्रेशन जो है वो अकेला भी उसको टपल को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सुपर की तो हैं मिला के, लेकिन ये कैंडिडेट की नहीं हो सकती। कैंडिडेट की के अंदर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा फील्ड है। कैंडिडेट की डेफिनेशन क्या है कि वो की जिसके अंदर मिनिमम एट्रीब्यूट हो, कम से कम हो। अगर अकेले हम रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें तो ये सुपर की भी है, जबकि इसको हम कैंडिडेट की भी कहते हैं। सिक्योरिटी क्या होती है कि किसी भी सिस्टम की वो एबिलिटी जिससे वो उसके इंफॉर्मेशन और सिस्टम के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है टू कॉन्फिडेंशियली एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, यानी उसने उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी के कॉन्फिडेंशियल चीज होती है आप उसको हर एक के साथ शेयर नहीं कर सकते, और उसकी जो इंटेग्रिटी होती है उसको प्रोटेक्ट करना, उसके जितने भी इंफॉर्मेशन होती है और जितने भी सिस्टम के रिसोर्सेज होती है उसकी एबिलिटी को हम सिक्योरिटी कहते हैं। यानी कि वो अनऑथराइज पर्सन जो है वो उसको यूज नहीं कर सकता। सिक्योर है इसका मतलब, ठीक है, कि इसको कोई भी ऐरा गैरा बंदा इसको हाथ नहीं लगा सकता। सो डेटाबेस सिक्योरिटी रेफर्स टू द यूज ऑफ डीबीएमएस फीचर टू कंप्लाई विद सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। तो डेटाबेस की जो सिक्योरिटी होती है वो डीबीएमएस के कुछ फीचर्स को साथ मिलाती है ताकि वो सिक्योरिटी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर सके। रिलेशनल डेटाबेस आता है, तो रिलेशनल डेटाबेस जो है ये डेटा जो है वो एक दूसरे से जो रिलेटेड होता है उसको सेम जगह पर स्टोर करता है और उसको एक्सेस करने की हमें फैसिलिटी देता है। सो अ रिलेशनल डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर एंड प्रोवाइड access to the data points that are related to each other। रिलेशनल वर्ड निकला है रिलेशन से, रिलेशन कहते हैं टेबल को, टेबल के अंदर सिमिलर डेटा होता है, यानी फीस का टेबल अलग होता है, रिजल्ट का टेबल अलग होता है, एडमिशंस लिस्ट का टेबल अलग होता है। ऐसा नहीं है कि वो सारा कुछ मिक्स करते जाएं, इधर आपकी फीस भी लिखी है साथ आपके जो है वो आगे रिजल्ट भी लिखा हो, तो हर चीज इकट्ठे आप दिखा देंगे किसी को तो वो आपका भी बैड इंप्रेशन जाता है। आप कहते हैं यार हर चीज सेपरेट होनी चाहिए। अब उसने फीस पूछी, आप उसको साथ मेरा रिजल्ट भी दिखा रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ फेल हूँ, कितनी सप्लियां है, तो ये एक बुरी चीज है। तो रिलेशनल डेटाबेस यही एक मेथड होता है जिसके अंदर के ऐसा डेटाबेस बनाया जाता है जो
टेबल बेस्ड होता है, जिसके अंदर टेबल्स होते हैं और हर एक टेबल के अंदर रिलेटेड डेटा होता है, सिमिलर चीजें होती हैं, चीजें मिक्सड अप नहीं होती। Relational databases are based on relational model, straightforward way of representing data in table। यानी एक relational model होता है जो कि टेबल को स्ट्रेटली टेबल्स के अंदर डेटा को शो करता है। रिलेशनल जो डेटाबेसेस होती हैं, इसके अंदर जो हर रो होती है टेबल की, वो एक यूनिक रिकॉर्ड, यूनिक आईडी के साथ उसको रिकॉर्ड करती है, डेटा को सेव करती है अपने अंदर, और उसको हम की कहते हैं। जो कॉलम होता है उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, वो डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करता है, और हर रिकॉर्ड के लिए हर एट्रीब्यूट की वैल्यू सिंपल और यूनिक होती है, और वो उसको इस तरह से इजीली मैनेज करता है कि उसको बाद में एक्सेस करना हमारे लिए आसान होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जी एक ईआर डायग्राम बनाया अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट। तो एक हॉस्पिटल है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फिजिशियंस हैं, एंड एट्रीब्यूट ऑफ फिजिशियन इंक्लूड फिजिशियन आईडी एंड स्पेशलिटी। फिर पेशेंट्स जो हैं वो उसमें एडमिट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो पेशेंट के एट्रीब्यूट में पेशेंट आईडी और पेशेंट नेम है। तो ये दो हमारे पास इसके अंदर आप कह लें कि एंटिटीज है, एक पेशेंट और एक हम कह सकते हैं कि जी वो फिजिशियन है या डॉक्टर्स हैं। ठीक है। सो कोई भी पेशेंट है एडमिटेड टू द हॉस्पिटल मस्ट हैव एग्जैक्टली वन फिजिशियन। ये उन दोनों के दरमियान में एक रिलेशन बताया जा रहा है, और इसमें रिलेशन किस चीज का है? एडमिट का। कि जो एक पेशेंट है उसको एग्जैक्टली वन फिजिशियन जो है वो लाजमी, उसको एक ही बंदा है जो उसको एडमिट कर सकता है। ये नहीं है कि चार डॉक्टर अलग अलग उसको एडमिशन देते। फिर आगे क्या बता रहा है कि फिजिशियन में ऑप्शनली एडमिट एनी नंबर ऑफ पेशेंट। फिजिशियन के पास ऑप्शन है, उसको हो सकता है कि एक बंदा एक दिन आया तो, लेकिन उस दिन उसने कोई भी पेशेंट जो है वो एडमिट नहीं किया, लेकिन जो पेशेंट आया उसको एक और सिर्फ एक ही डॉक्टर उसको एडमिट कर सकता है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम एक ही होना चाहिए। सो वंस पेशेंट इज गिवन एडमिटेड पेशेंट इज गिवन मस्ट बी ट्रीटेड एट लीस्ट वन फिजिशियन। तो उसको जब एक दफा एडमिट हो गया तब उसका जो ट्रीटमेंट एटलीस्ट एक फिजिशियन लाजमी करेगा। मतलब जो एडमिशन है हो गया तो उसके बाद उसको एक फिजिशियन लाजमी मिलता है जो उसको ट्रीटमेंट करेगा, स्टार्ट कर देता है। पर्टिकुलर फिजिशियन में ट्रीट एनी नंबर ऑफ पेशेंट और में विशेष टू रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ द ट्रीटमेंट। कंपोनेंट जो है उसके वो डेट, टाइम और रिजल्ट है। अब हमारे पास उसने स्टार्ट में हमें बताया कि एक फिजिशियन है, हॉस्पिटल के अंदर बहुत से फिजिशियंस है, और उसका जो एट्रीब्यूट है वो फिजिशियन आईडी और स्पेशलिटी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये फिजिशियन है और उसका ये फिजिशियन आईडी और स्पेशलाइजेशन जो है ये उसका एट्रीब्यूट है। उसी तरह से पेशेंट्स है। पेशेंट्स आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल बाय फिजिशियन। तो ये पेशेंट एक एंटिटी है और उसका जो एट्रीब्यूट है वो पेशेंट आईडी और पेशेंट नेम है। तो ये एक एंटिटी और ये दूसरी एंटिटी है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इनमें रिलेशंस बनाते हैं। एनी पेशेंट हु इज एडमिटेड मस्ट हैव एग्जैक्टली वन फिजिशियन। तो आप ये देख लें कि ये पेशेंट है, तो ये एडमिशन का ये इसका रिलेशनशिप है, तो उसके अपोजिट साइड पे ये जो है इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है, वन मैंडेटरी वन इसको बोलते हैं। ठीक है। ये जो पेशेंट एडमिट होता है, इट मस्ट हैव एट लीस्ट एंड कंपल्सरी वन फिजिशियन। लाजमी उसका एक और एक ही होना चाहिए फिजिशियन। उसके बाद क्या आगे वो बता रहा है कि वंस एडमिटेड अ गिवन पेशेंट मस्ट बी, यानी कि एक दफा एडमिटेड हो गया है तो जो गिवन पेशेंट है इट मस्ट बी ट्रीटेड बाय एट लीस्ट वन फिजिशियन। तो वो ये उसकी बात आ गई है। अ पर्टिकुलर फिजिशियन में ट्रीट एनी नंबर ऑफ पेशेंट और मे विश टू रिकॉर्ड द डिटेल। अब वो जो ट्रीट कर रहा है एनी नंबर है, उसमें कोई भी नहीं हो सकता और बहुत से हो सकते हैं, तो ये ऑप्शनल मैनी की आ गई बात। और फिर ये ट्रीट भी उसको कर रहा है, तो ये उसके दरमियान में रिलेशनशिप आ गया। अब ये जो ट्रीटमेंट है उसके ये एट्रीब्यूट होगा, ट्रीटमेंट डिटेल्स और उसके फर्दर सब एट्रीब्यूट जो है रिजल्ट और टाइम और डेट है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि ये जो पेशेंट आईडी है, पेशेंट है वो जो है ट्रीट कर रहा है, फिजिशियन फिजिशियन से उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, और ट्रीटमेंट की जो डिटेल्स हैं उसके अंदर आपके पास डेट, टाइम और रिजल्ट आ रहा है। तो ये इसकी ईआर डायग्राम है। तो अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगी तो ये साथ में व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, तो आप इसमें मेरे से चीज़ें पूछ सकते हैं। आपने अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए
और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूजर है तो हुसैन साजिद ऑफिशियल यूजर नेम है, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिए। नेक्स्ट हमें कह रहा है नॉर्मलाइजेशन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक टेबल है आर के नाम का। ये टेबल है हमारे पास, इसमें स्टूडेंट आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, कोर्स आईडी है, कोर्स सिलेक्शन है, कोर्स नेम है। देन इसके बाद ग्रेड है, प्रोफेसर लास्ट नेम है, प्रोफेसर फर्स्ट नेम है, प्रोफेसर का ऑफिस नंबर है और प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन है। ये हमारे पास एक गिवन टेबल है और उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हमें गिवन है, हमने इसको नॉर्मलाइज करना है। तो ये टेबल जो है वो ऑलरेडी जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमें नजर आ रहा है, लेकिन ये जो रिलेशन है ये ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। रीजन क्या है कि इसके अंदर वैल्यूज गिवन ही नहीं है, तो वैल्यूज होंगी तो हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो वही कहते हैं कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं तो वो हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उनको सिंगल कर देते हैं। जो डुप्लीकेट डबल डबल वैल्यूज होती है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं तो यहाँ पर तो वैल्यूज नहीं गिवन, तो ये ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। लेकिन इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बेस पर हम देखें तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है और कोर्स आईडी है, ये दोनों मिला के हमारे पास इसकी प्राइमरी की बनती है, जिसको कि आप कंपोजिट प्राइमरी की का नाम देते हैं। तो कंपोजिट प्राइमरी की है तो इसका मतलब दो एट्रीब्यूट हैं, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि जो एट्रीब्यूट हैं वो कंप्लीटली प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करने चाहिए और वहां पर कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये एट्रीब्यूट इस पे डिपेंड कर रहे हैं और ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कोर्स आईडी पे डिपेंड कर रहे हैं और बाकी जो है वो कंबाइंड कर रहे हैं। तो हम इसको पहले आइसोलेट करेंगे, सेपरेट सेपरेट कर देंगे। तो ये जो टेबल है हम इसको कहा कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वहां पे पार्शियल डिपेंडेंसी है। उसके अंदर जो प्राइमरी की है वो स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी है, लेकिन हाफ एट्रीब्यूट जो है वो कोर्स आईडी पे डिपेंड करते हैं, विच इंडिकेट द पार्शियल डिपेंडेंसी। सो वी हैव टू स्प्लिट द रिलेशन इनटू डिफरेंट रिलेशंस। R1 हमारे पास क्या आता है कि जिसके अंदर हमने स्टूडेंट आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एक अलग टेबल बना लिया। फिर इस तरह से R2 एक सेपरेट टेबल है जिसमें कोर्स आईडी, कोर्स सिलेक्शन, कोर्स नेम और कोर्स का ग्रेड है। और R3 जो है हमारे पास, उसमें हमने क्या किया कि इन दोनों प्राइमरी कीज को रखा और जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स है उनको रखा। तो इस तरह से हमारे पास R1, R2, R3 तीन अलग अलग टेबल्स बन गए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है कि इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो ये जो हमारा ये वाला टेबल है, ये जो हमने इसमें R3 बनाया, ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है क्योंकि वहां पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एट्रीब्यूट जो है एक और ऐसे एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो कि प्राइमरी की का हिस्सा ही नहीं है, जबकि लॉ क्या कहता है कि हर कॉलम जो है वो प्राइमरी की पर डिपेंडेंट होना चाहिए। यूनिकली आप प्राइमरी की से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब नॉन की के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ऐसा कॉलम जो प्राइमरी की नहीं है उसको हम नॉन की कहते हैं। तो नॉन की के ऊपर जब डिपेंड करता है तो इसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। और हमने देखा कि जो ऑफिस नंबर है इसके ऊपर कुछ एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे हैं, तो हम इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे। R1 उसी तरह से रहा, R2 भी उसी तरह से रहा, R3 के अंदर से हमने प्रोफेसर की डिटेल अलग कर दी, यानी प्रोफेसर का जो ऑफिस नंबर है वो अलग कर लिया, प्रोफेसर का फर्स्ट नेम, प्रोफेसर का लास्ट नेम और प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन, ये एक अलग टेबल बन गया प्रोफेसर का। और एक रिमेनिंग टेबल रह गया जिसके अंदर इन तीनों टेबल्स की तीनों प्राइमरी कीज जो आ गई। तो इस तरह से हमारे पास ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। तो इसको हम कह रहे हैं कि अब हमारे पास जो कम्प्लीटली टेबल है वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। लास्ट क्वेश्चन था हमारा इसके अंदर के, इसके अंदर आपने जो एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स हैं वो लिखनी है। पहला क्या है कि राइट अ क्वेरी टू गेट डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉय हुज एम्प्लॉय नेम आर नॉट रॉय, जॉन एंड स्मिथ। तो सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ईएमपी टेबल का नाम है वेयर जो एम्प्लॉय नेम है वो इन तीनों में ना हो तो वो नॉट इन का कीवर्ड हम उसमें यूज करते हैं। वो पूरा टेबल सिलेक्ट करेगा जो इनके अलावा एम्प्लॉय नेम वाला होगा। ठीक है। फिर है कि शो द ई नेम एंड सैलरी ग्रेड ऑफ ऑल एम्प्लॉय वर्किंग इन एडम डिपार्टमेंट।
तो सिंपल है, सबसे पहले आप क्यूरी लगाएंगे कि जिसके अंदर आप एडम का डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। वो सिंपल है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय नेम इज एडम, और ये हमारे पास एक एडम का डिपार्टमेंट नंबर ले आएगा। तो हम सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय नेम सैलरी ग्रेड फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज एडम वाला। तो जितने भी लोगों का डिपार्टमेंट नंबर वो होगा जो एडम का डिपार्टमेंट नंबर है, वो सारे के सारे इसमें सिलेक्ट होकर हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, शो द नेम एंड सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉय गेटिंग सैलरी मोर देन एवरेज सैलरी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की सैलरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या किया कि पहले तो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे, फिर उसकी सैलरी सिलेक्ट करेंगे। तो हमने कहा जी सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम द डीपीटी टेबल वेयर डिपार्टमेंट नेम इज फाइनेंस। तो ये वाली जो क्यूरी है जो मैंने बोल्ड करके लिखी है, ये मुझे फाइनेंस का डिपार्टमेंट नंबर सिलेक्ट करके देगा। फिर मुझे इसकी एवरेज सैलरी निकालनी है। सिलेक्ट एवीजी सैलरी, सैलरी कॉलम नेम है, एवीजी इसका बिल्ट इन फंक्शन है, फ्रॉम एम्प्लॉय नंबर वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज दिस। जो तो ये जो डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट फाइनेंस है, उसका जो भी नंबर होगा उसके अगेंस्ट जितनी सैलरीज आ रही होंगी ये उसकी एवरेज नंबर निकाल देगा। उसके बाद मुझे, अब मेरे पास चूंकि पहले मैंने फाइनेंस का डिपार्टमेंट नंबर निकाला, उसके डिपार्टमेंट नंबर को यूज करते हुए मैंने उसकी जो है वो एवरेज सैलरी निकाली, और अब मैंने उसका एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी दिखानी है। जो इससे ज्यादा ले रहे होंगे तो वो मैंने फिर लिखा सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन दिस। और इस ये क्यूरी किस लिए है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से ज्यादा होगी, तो ये उसको हमें शो कर देगी। नेक्स्ट है राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द नेम एंड डिपार्टमेंट नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय वर्किंग इन किंग्स डिपार्टमेंट। तो सिंपल है, सिलेक्ट ईएमपी डॉट नेम यानी एम्प्लॉय टेबल में से नेम सिलेक्ट करो, और डिपार्टमेंट के टेबल में से डिपार्टमेंट का नेम सिलेक्ट करो, वेयर फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसके ऊपर आप इनर ज्वाइन लगा रहे हैं इसका डिपार्टमेंट के साथ, और किस कॉलम के ऊपर एम्प्लॉय डॉट डीपीटी नंबर इज इक्वल टू डीपीटी डॉट डीपीटी नंबर, यानी एक टेबल एम्प्लॉय का और एक डीपीटी का है, डिपार्टमेंट का है। दोनों के अंदर एक कॉमन फॉरेन की और प्राइमरी की सेम कॉलम है जो कि डिपार्टमेंट नंबर है, वो जहाँ पे सिमिलर होगा वहां से वो सिलेक्ट करेगा। और इसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट नंबर है वो कौन सा होगा, किंग वाला। तो उसके लिए हमने ये ब्रैकेट के अंदर एक सब क्यूरी लिखी है जो कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू किंग। तो एम्प्लॉय नेम किंग है, आपने उसका जो है वो डिपार्टमेंट नंबर सिलेक्ट किया और उसके अगेंस्ट सारी क्यूरी चला दी। Show the average salary of those departments whose average salary is more than lowest total of all departments। तो आपने लिखा कि सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर टेबल वेयर, फिर उसके बाद आपने एवरेज, क्योंकि उसने क्या कहा एवरेज सैलरी इज मोर देन लोएस्ट टोटल, तो दो अलग अलग चीजें पे एक क्यूरी होगी जो लोएस्ट टोटल सैलरी ऑल डिपार्टमेंट्स की सिलेक्ट करेगी, और एक क्यूरी होगी जो कि उसकी एवरेज सैलरी कलेक्ट करेगी। तो ये देखें, ये एक पहली ब्रैकेट जो है वो एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर टेबल वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू ये वाला डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी एक क्यूरी है, वो एवरेज सैलरी कलेक्ट करेगी, सम करेगी ऑल सैलरीज का, और उस किस से कि जो कि एम्प्लॉय के टेबल के अंदर से है, और किस कॉलम की बेस पर एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट के अंदर जो कॉमन टेबल है डिपार्टमेंट नंबर का, उसकी बेस पर हम ये क्यूरी लिख रहे हैं। अगर आपको इन सब क्यूरीज के अंदर कोई मसला आ रहा है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मैं आपको ये डीपली समझा दूंगा। अभी थोड़ा सा गला खराब है, लेकिन कुछ दिन बाद बच्चों का पेपर है, तो मैं मजबूरन, मेरा मतलब मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं बार बार ये बोल सकूं, मैं बार बार ये रिकॉर्डिंग पॉज करके बना रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ बीच में, क्योंकि गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इन्फेक्शन है, आवाज़ भी सही नहीं क्लियर आ रही। तो अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा था 2021 का पास्ट पेपर डेटाबेस सिस्टम का। आपकी कोई भी क्यूरी हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।